नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका पता आपको चल गया होगा। एक ऐसा टॉपिक जिससे इस पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकृति का प्रत्येक जीव, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, कहानी यहीं से शुरू होती है। तो एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इसके बिना विज्ञान हमेशा अधूरी रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक का नाम होगा सेल। हम बिल्कुल इसको द सेल लगा के बोल सकते हैं। सेल, द सेल लगा के हम इसको बोल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो बिल्कुल एक शानदार सी यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक शब्द में आपको नोट कराने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छे से ये लाइन बिल्कुल सुनी होगी कि इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, इस प्रकृति का प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है, उसकी शुरुआत जो होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो शुरुआत कहां से होती है? कोशिका से होती है। तो बिल्कुल सभी दोस्त अपना पेन कॉपी हाथ में ले, जो जो चीजें नोट करने के लिए है उनको नोट करिए और जो चीजें सुनने के लिए है उनको सुनते चलिए। सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक का नाम होगा सेल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। शुरू कर दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको लिखाने जा रहा हूं सेल के अंदर। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं यहां से। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक सजीव में आपके पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। प्रत्येक सजीव की, प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या नाम देते हैं? कोशिका नाम देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक सजीव की मूल इकाई, प्रत्येक सजीव की मूल इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। कोशिका होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें, जैसे ये एक कोशिका है, आपको पता होगा कोशिका मिलकर क्या बनाती है प्यारे विद्यार्थियों? टिश्यू, ऊतकों को बनाती है। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर बनाता है अंग तंत्र और फाइनली बनता है पूरा शरीर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम बात करते हैं
हाँ दोस्तों, देखिए ये जैसे हम बात करते हैं, ये हमारी एक कोशिका हो गई। ये क्या है? हमारी एक कोशिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है समान प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, कोशिका जब आपस में मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, तो कोशिकाओं के मिलने से जो संरचना बनती है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं विद्यार्थियों। पता होगा आपको। ये कोशिका है। कोशिका प्यारे विद्यार्थियों, कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजित होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिकाएं आपस में मिलना शुरू कर देती है। तो कोशिकाओं के मिलने से जो संरचना बनती है, वो संरचना कौन होती है? आपकी ऊतक, टिश्यू। तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग मिलकर क्या बनते हैं? अंग तंत्र। और बहुत सारे, मतलब लास्ट में बन जाता है हमारा शरीर। जैसे ये ऊतक है, टिश्यू है, और ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? आपके अंग बनाएंगे। जैसे आपके आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए। जैसे एक छोटी सी बात करूं, जैसे एक शब्द लिख दिया, मुख है, मुख गुहा है, ग्रेसनी है, ग्रेसिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और एनस या गुदा है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये अंग है, जैसे मुख है, मुख गुहा है, ग्रेसनी है, ग्रेसिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, एनस या गुदा। ये सभी क्या? अंग। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये सभी अंग मिलकर प्यारे विद्यार्थियों अंग तंत्र का निर्माण करती है। जैसे ये सभी अंग मिलकर कौन सा तंत्र बनाएगी? पाचन तंत्र। मैंने वो ही नाम लिखे हैं जो आपने पाचन तंत्र में पढ़े हैं। ये सब अंग है। मुख है, मुख गुहा, ग्रेसनी, ग्रेसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सभी पाचन तंत्र के अंग है। तो ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और वो तंत्र कौन सा बन जाएगा? पाचन तंत्र। ऐसे ही श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, और प्यारे विद्यार्थियों ये सभी तंत्र मिलकर हमारा पूरा शरीर तैयार कर देते हैं। तो अभी कहानी शुरू हुई है। सबसे पहले हम कोशिका की सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां से हमने इसको टॉपिक को शुरू कर दिया है। प्रत्येक सजीव की जो मूल इकाई होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका का संगठन कुछ इस प्रकार से होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम अगले पेज में चलते हैं कोशिका के अगले भाग पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा का नाम होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा का नाम होता है प्यारे विद्यार्थियों साइटोलॉजी। तो इस ब्रांच का नाम आप अच्छे से सभी बहुत सारी जगह पर सुनते जाएंगे कि भाई कोशिका का जो अध्ययन है उसके लिए अलग से एक शाखा बनाई हुई है। उस शाखा का नाम क्या दे रखा है? साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज के ऊपर। कोशिका की खोज समझना प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज के बारे में बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में खोजकर्ता का नाम आता है रॉबर्ट हुक।
प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनोगे अब मेरी बात को। लगभग हर स्टूडेंट को पता है कि कोशिका की खोज 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क ली। प्यारे विद्यार्थियों, क्या ली? एक कॉर्क। ये कॉर्क ली और इस कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी से देखा। इस कॉर्क को देखा सूक्ष्मदर्शी से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कॉर्क के अंदर इसे कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही थी। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क ली। कॉर्क बोले तो छाल। कॉर्क ली और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा गया। जब उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी उसको संरचनाएं दिखाई दे रही थी। और इन्होंने जो नाम दिया था, वो नाम दिया था सेलुली। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने नाम दिया था सेलुली। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिख देता हूं, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो कोशिका डेड सेल्स थी, मृत कोशिका थी। प्यारे विद्यार्थियों, मृत कोशिका थी। कर लो भाई, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए बिना। कर लो भाई, नोट करो आराम आराम से। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर सुन लीजिए। रॉबर्ट हुक की एक किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक थी। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने इस कोशिका की खोज की पूरी परिचर्चा लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, एक कॉर्क ली और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसे कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं दिखाई दी। उनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेलुली नाम दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी सेलुली को आगे चलकर क्या बोला गया, कोशिका नाम दिया गया। इसी सेलुली को आगे चलकर क्या बोला गया, कोशिका बोला गया। ध्यान से सुन लीजिए, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। अगला क्वेश्चन हम यहां नोट करेंगे, जीवित कोशिका को यहां लिख देता हूं। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीवित कोशिका को खोजने वाला जो वैज्ञानिक था प्यारे विद्यार्थियों, वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक।
कहीं कहीं बार ऑप्शन में आपको ल्यूमेनहॉक ही मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। 1674 ईस्वी के अंदर सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे प्यारे विद्यार्थियों, और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था बैक्टीरियाओं में, बैक्टीरिया के अंदर प्यारे विद्यार्थियों। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर प्यारे विद्यार्थियों। बैक्टीरिया में, बैक्टीरियाओं में, जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरियाओं में। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ में भी देखा, एक कोष के जो जीव होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ खोज के ऊपर मैंने कुछ कहानी यहां पे नोट की है और इसको आराम से आप नोट कर लीजिए। खोज के ऊपर आपको जनरली एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप इसको नोट करो खोज के लिए। 4-5 क्वेश्चंस आपको एक एक करके याद करने हैं। नंबर 1, कोशिका का वास्तविक खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। सबसे पहले कोशिका को इन्होंने ही देखा था, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो एक डेड सेल्स थी, मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक था एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। प्यारे विद्यार्थियों, बैक्टीरियाओं में सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था, उसके बाद प्रोटोजोआ में भी इन्होंने डिस्कवर्ड किया था जीवित कोशिका को। तो ये पूरी कहानी थी। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका देखी थी उसका नाम था सेलुली। इन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुली। बाद में इसको कोशिका नाम दे दिया गया। करो भाई नोट, आराम से ठंडे दिमाग के साथ में, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कोशिका के आकार के ऊपर। कोशिका का आकार कितना बड़ा होता है? हेडिंग पे लो, साइज ऑफ सेल। अगला पॉइंट, कोशिका का आकार। कोशिका का आकार की बात कर लेते हैं, साइज ऑफ सेल। प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी यहां पे मैं कुछ फैक्ट आपको लिखा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका। प्यारे विद्यार्थियों, जंतु जगत की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अंडे की कोशिका। इस पूरे जंतु जगत के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई कोशिका देखी गई तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका थी। प्यारे विद्यार्थियों, 170 बाई 150, 170 mm बाय 150 mm, कुछ 15 इंच लिखती है, कोई बात नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे जंतु जगत में इससे बड़ी कोई कोशिका नहीं है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, ये चलिए एक छोटा सा आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूं शुतुरमुर्ग के अंडे की। एक छोटा सा पिक्चर शुतुरमुर्ग के अंडे की आपको मैं दिखा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये है
यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसको ऑर्चिड, OSTRICH, यह है सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडे की जो कोशिका है, यह है सेल, यह है शुतुरमुर्ग के अंडा है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, इसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, 170 mm इंटू 150, यह है सबसे बड़ी सेल्स, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और आप इंटरनेट पे देख सकते हो बिल्कुल। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी कोशिका हो गई शुतुरमुर्ग के अंडे की। इसके बाद हम बात करेंगे जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका, चीजें पढ़नी पड़ेंगी प्यारे विद्यार्थियों, तभी जाके एग्जाम पास होती है, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जंतु जगत की सबसे छोटी जो कोशिका होती है प्यारे विद्यार्थियों, एक सूक्ष्म जीव का नाम लिख रहा हूं, माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव होता है प्यारे विद्यार्थियों, माइकोप्लाज्मा की। लेड लेवी, माइकोप्लाज्मा लेड लेवी, पॉन्ट 1 से लेड लेवी, पॉन्ट 1 से पॉन्ट 3 माइक्रोन। माइक्रोन बोले तो 10 की पावर -6 तक जाती है माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में। प्यारे विद्यार्थियों, एक सूक्ष्म जीव होता है माइकोप्लाज्मा, एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अभी बताऊंगा प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, माइकोप्लाज्मा जो होता है एक सूक्ष्म जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है, मतलब इसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेड लेवी की, लगभग 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, इस माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं। इसे हम जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि लगातार ये अपना आकार आकृति बदलता रहता है, और माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है, एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है प्यारे विद्यार्थियों माइकोप्लाज्मा। इसको एक नाम और दे रखा है PPLO, इसी का एक नाम और दे रखा है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, करो नोट। PPLO का ही नाम दे रखा है। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। PPLO चलिए भाई, प्यारे विद्यार्थियों, हम कोशिका के आकार की बात कर रहे हैं। तो कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का गोलाकार भी हो सकती है, कोशिका डंडाकार भी हो सकती है, छड़ाकार भी हो सकती है। बहुत सारे आकार देखने में बहुत सारी तरह की कोशिकाएं मिलती है। बस आपको जो फैक्ट है वो उठाने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका के आकार की बात कर रहा हूं।
जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेड-लेबी की। ये जंतु जगत का जोकर भी हम इसे बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव है और इसको हम पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी पुकारते हैं। अब आती है जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका, यही लिख देता हूं। जंतु जगत की पहले भी करा दिए क्वेश्चन मैंने। जंतु जगत की सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी है, याद करो, न्यूरॉन। जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। मैंने आपको ये बात तंत्रिका तंत्र में भी बताई थी। मानव शरीर की बोल दीजिए सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए आकार के ऊपर। चलिए लिख लिया भाई, चीजें भैया आराम आराम से नोट करते चलिए। केवल जो फैक्ट है वो ही चीजें मैं लिखाऊंगा, फालतू की उल्टी सीधे चीजें बिल्कुल भी आपको नहीं लिखाऊंगा। चलो अब एक नई चीज शुरू हो रही है जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया और इस कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें लिखी गई है, वो सभी बातों के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी, बहुत अच्छा टॉपिक है, 100% यहां से क्वेश्चन नोट करते हैं। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत प्यारे विद्यार्थियों ये दिया था स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडेन व स्वान दो अलग अलग वैज्ञानिक है। स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? तो 1838-39 के अंदर ये सेल थ्योरी आई थी। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है ये कोशिका सिद्धांत? ये बहुत अच्छी चीज है जो ये लाइन बोलेंगे ना, कोशिका सिद्धांत के लिए जो लाइनें बोली जाएगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये कोशिका सिद्धांत दिया था प्यारे विद्यार्थियों। अब कोशिका सिद्धांत की लाइन सुनना। कोशिका सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका होती है। ये सभी लाइनें कोशिका सिद्धांत के अंदर लिखी हुई है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अगली लाइन, कोशिका सिद्धांत में अगली लाइन लिखी हुई है कि प्रत्येक सजीव कोशिका या कोशिका उत्पादों से कोशिका
या कोशिका उत्पादों से मिलकर बना है। एक एक पॉइंट सुनो, ये सभी लाइनें कोशिका सिद्धांत में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रत्येक सजीव की जो मूल इकाई होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो मूल इकाई क्या होती है? कोशिकाएं होती है। ये आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों। जितने भी सजीव है वो या तो कोशिका से मिलकर बने हैं। देखो, कोशिका से अपने जैसे एक कोश के जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। प्यारे विद्यार्थियों, जो एक कोश के जीव है वो केवल एक ही कोशिका से जीवित रह रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक सजीव कोशिका या उसके उत्पादों से मिलकर बने। उत्पाद का मतलब कोशिका मिलकर क्या बनेंगे? ऊतक, अंग, अंगतंत्र और शरीर बन जाएगा। लिखो भाई, कोशिका सिद्धांत की लाइनें बड़ी काम की चीज है। अगला पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लाइन है, देखिए एक शब्द सुनना, थोड़ा सा एक कक्षा 12वीं एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी है। अगर वो आपसे ये पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो सही आंसर है स्लाइडेन और स्वान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस कोशिका सिद्धांत का जो नवीन रूप दिया था, विस्तृत रूप जो दिया था प्यारे विद्यार्थियों, वो आगे चलकर दिया था। एक नाम है रुडोल्फ विर्चॉफ नागेली। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात को समझिए, सही में कोशिका सिद्धांत के जनक तो यही है, स्लाइडेन और स्वान। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं दो नाम और बोल रहा हूं, उनको आप ध्यान से सुनिए। नागेली और रुडोल्फ विर्चॉफ ने कोशिका सिद्धांत को विस्तृत रूप दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत को नए रूप में घोषित किया था, एक नया रूप दिया था नागेली और रुडोल्फ विर्चॉफ ने। देखो उन्होंने क्या कहा, सुनना प्यारे विद्यार्थियों। रुडोल्फ विर्चॉफ क्या कहता है? नवीन कोशिकाओं का निर्माण, बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे से नोट करना इसको। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती मतलब पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिकाओं के विभाजन से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस लाइन को स्पेशली याद रखना। नवीन कोशिकाएं, जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है, उन सभी का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह लाइन बोली थी रुडोल्फ विर्चॉफ ने। रुडोल्फ विर्चॉफ की लाइन है, स्पेशली लाइन है ये रुडोल्फ विर्चॉफ की। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। ये बात बोली थी रुडोल्फ विर्चॉफ नामक वैज्ञानिक ने। प्यारे विद्यार्थियों, अगली लाइन, प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर एक लाइन और ऐड कर देते हम। अगली एक लाइन और ऐड करते हैं। अगली लाइन यह है, कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण मतलब डीएनए व आरएनए, आनुवांशिक गुण निहित होते हैं।
निहित होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि कोशिका सिद्धांत की जो 5-6 लाइन है वो एक जगह आपको मिल जाए, और ये 100% मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। फिर आपसे बार बार बोल रहा हूं, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों कोशिका सिद्धांत को नया रूप जो दिया था, कोशिका सिद्धांत को नया जो रूप दिया था वो दिया था नगेली, नेगेली, नेगेली बे बिरचॉफ, रुडोल्फ बिरचॉफ ने कोशिका सिद्धांत को नया जो रूप दिया था वो दिया था नगेली और बिरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने। ये नया रूप कब दिया था? ये प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे। नगेली ने 1846 में और बिरचॉफ ने 55 में नए रूप की कुछ लाइनें ये लिखी थी। एक बड़ा क्वेश्चन और प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहूं इस लाइन को आप भूलना मत जो मैं अब लिखूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत में ये चीजें बोली गई कि प्रत्येक सजीव की जो मूल इकाई होती है वो कोशिका होती है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। प्रत्येक सजीव कोशिका या उसके उत्पादों से मिलकर बना हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका के अंदर उसका जो आनुवांशिक गुण है वो पाया जाता है, निहित रहता है डीएनए और आरएनए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। यह बात किसने बोली थी? रुडोल्फ बिरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने। प्यारे विद्यार्थियों, एक अपवाद है जो कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। कौन? कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? बताओ भाई, कौन है कोशिका सिद्धांत का अपवाद? कौन है जो कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता? तो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत की अनुपालना कौन नहीं करता? उत्तर होगा, बहुत बड़ी चीज है, वायरस। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है वायरस। प्यारे विद्यार्थियों, वायरस जो है, जो ये लाइनें लिखी है ना, ये लाइनें लागू ही नहीं होती है वायरस के ऊपर। कोशिका, आपको पता होगा, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब यह वायरस शरीर के बाहर रहता है तो यह निर्जीव रहता है, मृत अवस्था में पड़ा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जब यह शरीर के अंदर जाता है तो यह गुणन करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। तो जब यह बाहर रहता है तो निर्जीव, अंदर जाता है तो यह बन जाता है सजीव। इसलिए इसको हम बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं वायरस को। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। इवानोवस्की लिखा दूंगा आगे। वायरस की खोज की थी इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने। वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन किस में करते हैं? वायरोलॉजी में करते हैं। अभी तो हम कोशिका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, यहां से हम अभी हटेंगे नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करेगा कौन? वायरस। स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है वायरस में। जब यह शरीर के बाहर रहता है तो किसी भी प्रकार का विभाजन इसमें नहीं होता है। कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका द्रव्य नहीं होता है, कुछ एंजाइम नहीं, कुछ नहीं, बस ये तो मृत पार्ट है, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए, ये थे कोशिका सिद्धांत की कुछ मोटी मोटी बातें। अब प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा हम एक नई चीज की ओर चल रहे हैं।
केंद्रक के आधार पर हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। अब थोड़ा सा और चलते हैं आगे। कोशिका के प्रकार, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, समझना भाई, थोड़ा हल्का सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझोगे तो कहानी समझ में आएगी। एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आराम से नोट करिए, आराम से पानी पी लीजिए, ठंडे दिमाग से इस टॉपिक को सुनना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में होती है, यूकैरियोटिक कोशिका किस में होती है? पी लीजिए पानी, ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए आप। आ जाओ भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। चलो भाई, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है समझना। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब है, समझिए, प्रो का मतलब होता है अविकसित। अविकसित। और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। नाम से ही पता चल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो अविकसित होता है, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोला है? भाई कोशिका भी दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्यारे विद्यार्थियों, जिन कोशिकाओं में केंद्रक अविकसित होता है, नोट करो, जिन कोशिकाओं में केंद्रक अविकसित होता है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में केंद्रक अविकसित होता है, मतलब केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, उन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। प्यारे विद्यार्थियों, जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, वो कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका है। जितने भी प्यारे विद्यार्थियों पादप है, जितने भी जंतु है, लगभग सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है।
बस 2-3 नाम आपको याद रखने हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। उदाहरण देखिए, सबसे मैंने उदाहरण किस किस में प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। नंबर 1, एक नाम याद रखना, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। एक नाम याद रखो, माइकोप्लाज्मा, अभी बोला था मैंने, माइकोप्लाज्मा। और एक आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में हम बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु में। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बार बार ये लाइन बोल रहा हूं, ये 3 नाम आपको याद रखने, बस कितने नाम? केवल 3 नाम। कैसे नाम? एक तो होता है नीलहरित शैवाल। शैवाल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा चट्टानों के आसपास एक हरी हरी घास सी आपने देखी होगी, वो शैवाल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, इनमें जो कोशिका होती है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि उनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी दोस्त इस बात को अच्छे से समझे, नोट करिए अपने दिमाग के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोल रहे हो आप? प्रोकैरियोटिक कोशिका हम उनको बोल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में इनके अलावा जो उदाहरण हम यहां लिख रहे हैं, उच्च वर्ग के पादप, उच्च वर्ग के पादप व जंतु, सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य में कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका है। जितने भी प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं, कहने का मतलब आपके मुंह में से जो नाम निकले मतलब वो यूकैरियोटिक है। बस ये 3 नाम आपके मुंह में से नहीं निकलने चाहिए। नंबर 1, नीलहरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बैक्टीरियाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। राइट? इसके अलावा सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। हमारे अंदर कैसी कोशिकाएं हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अगला, चलो भाई प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, आगे ध्यान से सुनोगे। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है मित्रों, इनमें जो मुख्य कोशिकांग होते हैं, इनमें मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। मुख्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब समझना, मुख्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, अंतःप्रदपी जालिका है, प्यारे विद्यार्थियों केंद्रक है, ये चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें मुख्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मतलब यहां पर हम बोले तो गुणसूत्र भी नहीं रहता है, या हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है, लेकिन यहां पर मुख्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। जैसे इनमें प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें, जैसे इनमें केंद्रक होता है, बिल्कुल राइट बात। इनमें जैसे केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी मौजूद होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा जैसे हम बात करें अंतःप्रदपी जालिका, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदपी जालिका इसमें होती है। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ये इनमें पाई जाती है। आगे हम और चर्चा करेंगे। कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
अंतःप्रदपी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है। प्यारे विद्यार्थियों, ये चीजें यहां पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी हम चर्चा करते, एक बड़ा अंतर प्यारे विद्यार्थियों, जो नोट करो, मोस्ट लगा लेना, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ना, उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राइबोसोम होता है यहां पर राइबोसोम होता है, लेकिन लिखना यहां 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको बताऊंगा राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इनमें प्यारे विद्यार्थियों, इनमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे, अभी तो एक एक करके पढ़ेंगे चीजों को, एक एक चीज का वर्णन करूंगा। अभी जो बात चल रही है प्यारे विद्यार्थियों, वो ये चल रही है कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, मतलब नील हरित शैवाल की कोशिका, माइकोप्लाज्मा की कोशिका, बैक्टीरियाओं की कोशिका, उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस एक यूनिट है, स्टेनबर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें जो राइबोसोम होता है वो होता है कितने, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यहां 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, यहां 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बिल्कुल एक एक शब्द अच्छे से नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम और अच्छे से बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इनमें श्वसन स्थल के रूप में मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है। मीजोसोम नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इनमें श्वसन स्थल के रूप में मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है। मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों इनमें, जबकि इनमें जो श्वसन स्थल होता है हमारे अंदर, आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि जब मैंने श्वसन पढ़ाया था तो एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो इनमें हम ऐसे बोल सकते हैं अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। लेकिन जहां वायवीय श्वसन की क्रिया होती है उसमें मुख्य जो स्थान होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें मुख्य श्वसन स्थल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको पता होगा ग्लूकोज सही तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ही टूटता है। श्वसन स्थल के रूप में यहां पर मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। यहां केंद्रक होता ही नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें केंद्रक होता ही नहीं है। केंद्रकाव, केंद्रक नहीं होता है। इनके केंद्रक को बोलते हैं केंद्रकाव, होता ही नहीं है केंद्रक। तो केंद्रक जैसी संरचना होती है इसको हम केंद्रकाव बोलते हैं, केंद्रकाव बोलते हैं, केंद्रकाव। आपको अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों। आगे हम जब चीजें सीखेंगे तब पता चलेगा। अभी आपको पूरी कोशिका के बारे में चीजों की जानकारी नहीं है, तो इसलिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये इनमें पाई जाती है, नील हरित शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में और बैक्टीरिया में। कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका।
प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इनका जो केंद्रक होता है वो अविकसित होता है, केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है इनमें इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो बिखरा हुआ रहता है। यहां इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ रहता है, जबकि हमारे अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, मेन जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए और आरएनए, वो केंद्रक में पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए और आरएनए, वो आपके केंद्रक द्रव में होता है। यहां केंद्रक जैसी संरचना नहीं होती है, तो यहां पर जो डीएनए जो पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो बिखरा हुआ रहता है। इनमें अपने अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर रहेगा, बंधी हुई संरचना में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यह है यूकैरियोटिक जीव। हम यूकैरियोटिक है। ज्यादा नहीं, बस काम काम की चीजें मैं आपको याद करा रहा हूं। इनमें जो कब कोशिका विभाजन जो होता है वो होता है असूत्री कोशिका विभाजन। इनमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है, असूत्री। असूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि इनमें प्यारे विद्यार्थियों समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों देखने को मिलते हैं कोशिका विभाजन। तो यह था प्यारे विद्यार्थियों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक अंतर। तो इसका एक डायग्राम आपको अगर है तो मैं बता दूं। ये बिल्कुल एक तरह से मान के चलना विद्यार्थियों कि कक्षा 11वीं की बुक चल रही है, ये मान लेना आप। कक्षा 11वीं क्लास की बुक चल रही है, आप ये मान लेना, दिमाग में बैठा लो इस बात को। 9वीं 10वीं में इतनी चीजें वो नहीं आपको रीड कराते हैं, बिल्कुल एक अच्छे लेवल से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। ये कक्षा 11वीं का पाठ है दोस्तों, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल कक्षा 11वीं का पाठ है दोस्तों, एकदम बिल्कुल कोशिका क्या है, तो बिल्कुल एकदम ये मान के चलो जैसे अब आप इतना नहीं पढ़ सकते। कोशिका सिद्धांत ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे। देखिए यहां पर आपको बता देता हूं, ये दो वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत की आपने देखा होगा, हम बात कर रहे थे। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था। ये थे एक तो 1838 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन, और प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद इसका एक साथी है 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, ये थे आपके थियोडोर स्वान। तो हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, स्लाइडेन और स्वान का नाम बोलते हैं, स्लाइडेन और स्वान का नाम बोल देते हैं। तो ये है कोशिका सिद्धांत। बिल्कुल आपको हर वो चीज मैंने लिखाई है। आगे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको यह भी बताया था कि कोशिका सिद्धांत को जो नया रूप दिया था आगे चलकर, तो नया रूप देने में ये रुडोल्फ विर्चोव का हाथ था, रुडोल्फ विर्चोव। फिर कोशिका का प्यारे विद्यार्थियों ये थी कोशिका के अलग अलग प्रकार हम कोशिका के देखते हैं।
विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कोशिका गोल भी हो सकती है, वाइकॉनकेव होती है, जैसे हमारी आरबीसी की जो कोशिका होती है ये अलग तरह की होती है, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं थोड़ी अलग होती है। कोशिकाओं के अलग अलग आकार हो सकते हैं दोस्तों, कोशिकाओं के आकार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आरबीसी की कोशिका अलग तरह की रहती है, डब्ल्यूबीसी की कोशिका अलग तरह की होती है, स्तंभाकार कोशिकाएं भी हमको देखने को मिल सकती है। कुछ देखिए न्यूरॉन की कोशिका कुछ इस तरह की रहती है, शाखित और लंबी, ये कुछ इस तरह की कोशिकाएं भी रहती है। तो कोशिका गोल भी हो सकती है, बहुत सारे रूप कोशिकाओं के देखने को मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए एनसीईआरटी है भाई, ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी, कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है दोस्तों। तो अगर कोशिका के आकार की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की हमने बताई थी, लगभग 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर प्यारे विद्यार्थियों। और सबसे बड़ी यहां नहीं दे रखी है, सबका कोशिकाओं का अलग अलग आकार है। सबसे छोटी कोशिका तो यहां दी है, सबसे बड़ी कोशिका मैंने आपको बता दी थी। तो अब ये आ गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो जीवाणुओं में, जीवाणुओं की जो कोशिका होती है, आप ये देखिए इनका चित्र देखिए, कहां है इनका डीएनए आरएनए, कहां है माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये जीवाणुओं की पीपीएलओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और जीवाणु है, विषाणु है, वायरस, बैक्टीरिया हो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको पीपीएलओ का नाम भी बताया था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सम जीव इसको बोला गया है हिंदी में। तो ये है, तो ये पढ़ रहे थे, आगे ये बहुत हाई लेवल की कहानी हो जाती है। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थी एक अलग अलग अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है उनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले कोशिका की सामान्य जानकारी, उसके बाद कोशिका की खोज, तीसरे नंबर पे कोशिका का आकार प्रकार, चौथे नंबर पे कोशिका सिद्धांत, अच्छे से पढ़ लीजिए कोशिका सिद्धांत। पांचवें नंबर पे हमने पढ़ी है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अगली क्लास में हम एक शानदार चीजें और आगे बढ़ाते चलेंगे, जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, और फिर कोशिका के एक एक भाग का मैं वर्णन करूंगा, एक एक पार्ट का वर्णन करूंगा। केंद्रक अलग पढ़ाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक है, राइबोसोम, तारका, एक एक भाग का वर्णन करके दिखाऊंगा आपको। तो घबराए नहीं प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, चीजों को लिखते रहिए, अच्छी चीजों को नोट करिए, याद करिए, याद। और मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार जब आप एग्जाम दोगे ना, तो ये आपको मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि विज्ञान आपको यहीं से मिलके रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, बस चीजें याद रहनी चाहिए। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और अगर आपको कोशिका से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो या तो आप स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पर छेड़ा करो एप्लीकेशन को, या तो स्टडी मटेरियल में आप देखा करो, वीडियो है कोशिका की, नहीं तो डाबरा क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे मैंने कोशिका के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो वहां पे आप क्वेश्चन देखिए आराम से। तो बिल्कुल घबराए नहीं, चलते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।